चलिए फिर से जुड़ जाइए सर। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि पाइथागोरस परिमेय। हमने पहले आपके पार्ट 1 वाले थ्योरी में बताए थे क्या कि उसमें पढ़े थे हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग किस प्रकार से हुआ, हीरोन का नाम किस प्रकार से दिया गया। लेकिन इसमें सिर्फ होगा पाइथागोरस परिमेय और पाइथागोरस परिमेय का विलोम वाला ही थ्योरी होगा। तो पाइथागोरस परिमेय सबसे पहले कहते किसे हैं और हमें किस प्रकार की आवश्यकता पड़ गई पाइथागोरस परिमेय का, तब हमने इसका निर्माण किया और किस प्रकार से इनका उच्चारण होता है, किस प्रकार इनका प्रयोग होता है। सबसे पहले क्या करना है कि एक त्रिभुज ड्रा करना है हमें ABC, और त्रिभुज ड्रा करने के बाद जो इसका साइड वाला होता है उसे हम लोग क्या करेंगे, कुछ नाम देते हैं। जैसे लिखे हैं कि मान लीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC आपका कैसा त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर क्या है आपका, ये कोण B है जो एक समकोण है। समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कोण B आपका क्या है, समकोण है जो 90 डिग्री का होता है। तो कोण B के सामने की भुजा AC, यानी जो कोण B के सामने भुजा होगी आपकी ये वाला, कौन सा, कोण B के सामने कौन सी भुजा हो रही है आपकी AC, कौन सी भुजा हो रही है AC, उसका नाम क्या पड़ता है। तो इसका नाम आप लोग हम लोग दे सकते हैं क्या, कर्ण नाम हम लोग दे सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, कर्ण। जो हमारा थीटा के सामने यानी एंगल के सामने होगा उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। फिर कहता है कि शेष भुजाएं AB, शेष भुजाएं AB और BC में से किसी एक को लंब कहते हैं। चाहे AB को लंब आप बोल सकते हैं, नहीं तो BC को आप लंब कह सकते हैं। लेकिन हमेशा जो खड़ा रहता है यानी जो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लंब कह सकते हैं। इसे हम लोग AB को ही क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। AB को लंब मानते हैं। और जो हमेशा बैठा हुआ रहता है यानी नीचे की ओर रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, दूसरे को आधार कहते हैं। यानी जो हमारा BC हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार। यहीं से हमें पता चलता है कि हाइपोटेनस, आपका बेस और परपेंडिकुलर, यही तीनों पार्ट का नाम पड़ता है अंग्रेजी में। एक का पड़ गया हाइपोटेनस का मतलब कर्ण हो गया, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया लंब, और फिर आपका हो गया बेस का मतलब आधार। अब देखिए कहता है किसी समकोण त्रिभुज में, आपका ये क्या है, कोई समकोण त्रिभुज है। कहता है कर्ण स्क्वायर, किसका कर्ण स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट का कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आ जाएगा कि हमारा AC स्क्वायर। कर्ण कितना लिखा हुआ तो क्या माने थे हम लोग, AC को कर्ण माने थे और AB को हम लोग लंब माने थे। तो AB स्क्वायर प्लस BC क्या था, हमारा आधार था, तो BC लिख दिए। अब देखिए AC की जगह पे क्या पुट किया गया था, क्या माने थे हम लोग, B माने, तो AC की जगह पे क्या लिख दिए, B लिख दिए। AB की जगह पे क्या माने थे हम लोग, C माने थे, तो AB की जगह पे क्या लिखे, C स्क्वायर लिखे। फिर आपका BC स्क्वायर है, तो BC की जगह पे क्या था, A, तो BC को हम लोग A लिख सकते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है, पाइथागोरस परिमेय हम लोग कहते हैं। इसी का नाम, यहीं से हम लोग पाइथागोरस परिमेय का यूज करके बड़े से बड़े मैथ का सॉल्यूशन हम लोग छोटे फॉर्म में कर देते हैं। इसके लिए हमें पता चला। दूसरा रीजन क्या है कि इनका नाम ही पाइथागोरस क्यों दिया गया। कहते हैं ना, जितने भी मैथ होंगे अगर किसी का नाम आता है तो मानिए कि कोई गणितज्ञ होंगे, उनका नाम से उच्चारण किया जाता है। जैसे नोट पॉइंट में कहता है कि प्रसिद्ध यूनानी, कहाँ का, यूनान के रहने वाले थे, प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक एवं गणितज्ञ, उनका नाम क्या था, पाइथागोरस। जो यूनान के रहने वाले दार्शनिक थे और कैसे भी थे, गणितज्ञ भी थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे, पाइथागोरस उनका नाम था, ने प्रायोगिक सत्यापन के द्वारा इसे प्रयोग किए और उनका सत्यापन करके दिखाया कि जो हमारा AC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अगर ये त्रिभुज की एक और एक्स्ट्रा त्रिभुज करें, जब लंब का स्क्वायर यानी जिसके पावर 2 लिखा रहता है उसको 2 बार, जब सारे पार्ट को 2-2 बार लिखेंगे तो हमारा एक समकोण त्रिभुज फिर से यानी एक रेक्टेंगल भी बन जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके आगे कि पाइथागोरस का विलोम, ये था पाइथागोरस परिमेय, और यहीं से इसका नाम पाइथागोरस परिमेय पड़ता है। कर्ण स्क्वायर प्लस इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का नाम ही हो गया पाइथागोरस परिमेय। अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस परिमेय का विलोम। चलिए देखिए पाइथागोरस परिमेय का विलोम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा, क्या बोला कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होगा, समकोण होगा। कहता है फिर से एक बार समझिए, कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा, कोई भी एक भुजा हो सकता है, भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने
का कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। जैसे कह रहा है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर, त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हमारा आएगा। तो AC के सामने का कोण, AC का सामने का कोण कौन है, कोण B, जो हमारा क्या है 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। वही बात यहाँ लिखा था कि यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, यानी अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, जैसे यहाँ पे देखिए किया गया, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर हो, तो पहली भुजा, यानी पहली भुजा हमारी कौन थी, AC, AC के सामने का कोण क्या होगा, B जो है AC के सामने का कोण, यही है ना AC के सामने का कोण, तो हमारा समकोण होता है, यानी जो 90 डिग्री का होता है। यही हमारा था पाइथागोरस परिमेय का विलोम। लेकिन अब देखिए कुछ गणितज्ञ ऐसे ऐसे भी थे कि जो पाइथागोरस के पहले भी इसके बारे में अध्ययन किए थे। कुछ भारतीय वैज्ञानिक भी थे, कुछ ग्रीक के भी थे, कुछ यूनानी के भी थे। नोट में यहाँ देखिए लिखे हैं, कह रहा है कि 300 ईसा पूर्व एलेक्जेंड्रिया के ग्रीक गणितज्ञ, यानी कहाँ के रहने वाले थे, ग्रीक के गणितज्ञ यूक्लिड ने, उनका नाम क्या था, यूक्लिड ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट में भी यह परिमेय का सत्यापन किया था। कब, 300 ईसा पूर्व एलेक्जेंड्रिया के, कहाँ के रहने वाले थे, ग्रीक के एलेक्जेंड्रिया जगह है, वहाँ के रहने वाले गणितज्ञ, उनका नाम था यूक्लिड। जब क्लास 10 में जाइएगा तो यूक्लिड विभाजन द्वारा पढ़ना होता है। फिर से यहाँ एक मैथ का नाम हो गया। तो यूक्लिड ने अपनी पुस्तक, उनका एक किताब लिखा हुआ था द एलिमेंट। जब द एलिमेंट के बारे में आप पढ़िएगा तो उसमें बताया जाता है कि जो आपका पाइथागोरस परिमेय है पहले से ही सत्यापन उसमें किया गया था। अब दूसरा नोट पॉइंट में आइए, कहता है कि 800 ईसा पूर्व, कब का, 800 ईसा पूर्व भारतीय गणितज्ञ, भारत के रहने वाले थे, भारतीय गणितज्ञ बोधायान ने भी इस परिमेय का स्पष्टीकरण किया था। कब, तो 800 ईसा पूर्व भारतीय गणितज्ञ बोधायान ने भी इस परिमेय का स्पष्टीकरण किया था।